अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मुझे कुछ ऐसा गुमान होता जा रहा है कि यार मैं भी कोई छोटा मोटा जीनियस हूँ, क्योंकि जो बात करता हूँ वो दूसरे तीसरे दिन मज़ीद से मज़ीद सच साबित होती जाती है। पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुशरिकीन मक्का में हज़ार बुरी बातें थीं, मगर कम से कम वो इज़्ज़तदार लोग थे, शर्म वाले लोग थे, हया वाले लोग थे, ख़ानदानी लोग थे। वो बेटियां भी इसलिए दफना दिया करते थे कि वो कहते थे ये हमारी इज़्ज़त है और हम नहीं चाहते कि हमारी इज़्ज़त किसी और के ज़रिए दस्त हो। बहरहाल ये कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ है, तो इस्लाम भी इसकी मुखालफत करता है। इस्लाम इसमें इज़्ज़त नहीं समझता। तो चुनाचे हम मुसलमान के तौर पे, एक इस्लाम के मानने वाले के तौर पे इसकी मज़म्मत करते हैं। मगर जनाब, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हमारे हालात अफसोस सद अफसोस उनसे भी कहीं बदतर हैं। हम बचपन से उनके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और थू थू करते आ रहे हैं कि यार कैसे लोग थे। आज अगर वो ज़िंदा होते तो हमारे ऊपर थू थू कर रहे होते कि भाई ये कैसे लोग हैं, क्योंकि हमने जहालत में, लाइल्मी में, कमकली में, बेशर्मी में उनके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। वो तो बेटियां इस डर से दफना दिया करते थे कि यार ये हमारी इज्जत है। अब इतला ये आ रही है ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से कि लोग वहाँ पर अपने हालात से तंग आकर अपनी बेटियां बेच रहे हैं। अब आप सोचिए, ये तो एक बार बेचने की बात हो रही है। जब एक बार बेटियां इस तरीके से बिक रही हैं तो वहाँ पर उस मार्केट का क्या होगा जहाँ पर बेटियां दिन रात बिकती होंगी। वो भी एक मतवाजी मार्केट वहाँ पे चल रही होगी। ये हम उस सूबे की बात कर रहे हैं जो बड़ी हद तक ख़ानदानी कबायली किस्म का एक इलाका है, जिसकी अपने हाँ ये नस्बत है कि वो बड़े वज़ादार किस्म के लोग होते हैं, बड़े इज़्ज़तदार किस्म के लोग होते हैं। सिंध और पंजाब की बात तो हम कर ही नहीं रहे। यहाँ तो अच्छे वक्तों में भी रावी छन छन लिखता है, गोया खुदा की रहमत से अपने आप को हमने ऐसा दूर कर लिया, खुदा की रहमत से अपने आप को ऐसा दूर कर लिया कि ज़िल्लत की हर हद को हमने अबूर कर लिया। इन तमाम हालात और वाक़यात को देख के मेरी वो तमाम बातें अपनी जगह सादिक आती हैं कि हमारी अक्सरियत बुनियादी तौर पे निचली ज़ात के घटिया, कमीने और कमक्कल कमज़ात किस्म के लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जिनके अंदर से वो निचला किस्म का रंग अभी तक नहीं गया। जब भी कुछ मुश्किल हालात हो, जब भी कुछ मुश्किल हालात आते हैं तो वो फ़ौरन अपनी औकात दिखा देते हैं। वो अपनी माएँ, बहनें, बेटियां बेचने के ऊपर तैयार हो जाते हैं, मगर हालात के सामने खड़ा नहीं होते, साबित कदमी नहीं दिखाते। टमाटर 500 का भी हो जाए तो उन्होंने टमाटर ज़रूर ख़रीदना है। सब्ज़ी महंगी से महंगी हो जाए उन्होंने ज़रूर ख़रीदनी है। फ्रूट महंगा हो जाए उन्होंने शोर शराबा करना है, मगर ज़रूर ख़रीदना है। चीनी के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। मर जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, गालियाँ देंगे, मगर चीनी की डिमांड कम नहीं होगी। यानी ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई असूल, जिनका कोई असूल, जिनकी कोई मंतक, जिनका कोई लाहेअमल, जिनके अंदर ज़र्रा भर इंसानियत, जिनके अंदर ज़र्रा भर कुछ ऐसी रमक जिससे ये एहसास हो कि ये किसी मुआशरे, किसी इंसानी मुआशरे, किसी इंसानी कदर की पैदावार। एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब आप कबायली कल्चर को ले लीजिए। कबायली कल्चर के बारे में आम तौर पे तासुर ये है कि वो बड़े इज़्ज़तदार, वज़ादार किस्म के लोग होते हैं और बड़े मेहमान नवाज, गैरतमंद किस्म के लोग होते हैं। ये बातें सब अपनी जगह हैं, मगर आप नोट कीजिए, असले से लेके मनशियात, स्मगलिंग से लेके दहशत गर्दी, इन्हीं ख़ानदानी किस्म की सोसाइटीज़ और शर्मो हया वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा है। सियासत में भी सबसे कम बोली इनकी लगती है। सियासत में भी सबसे पहले बिकने को ये तैयार होते हैं। जितनी मुल्क की सियासत में, रियासत में 2 नंबरी होती हैं, उनके अंदर ये लोग पेश होते हैं। सरहद के दूसरी तरफ भी लोगों से मिले होते हैं, दुश्मनों से भी मिले होते हैं, दोस्तों से भी मिले होते हैं, यानी खुदा की तरफ भी होते हैं और इब्लीस से राब्ते भी होते हैं। यानी आप इनके ईमान के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये कहाँ खड़े हैं। जाहिर है मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर अक्सरियत का यही मंशूर है। इसीलिए तमाम तर मसाइल, तमाम तर मुश्किलें, तमाम तर 2 नंबरियाँ जो हैं वो इसी किस्म के कबायली इलाकों में हो रही होती हैं, कि जिनको हम बड़े इज़्ज़तदार किस्म के लोग कहते हैं और सबसे पहले बिकने को भी यही तैयार होते हैं। हर किस्म का सौदा यहाँ पे हो रहा था। इज़्ज़त से लेके हुर्मत, हुर्मत से लेके दुनिया की किसी चीज़ का नाम आप उठा लीजिए, उसका सौदा यहाँ पर हो रहा होता है। ये हैं हमारे कबायली इज़्ज़तदार, गैरतमंद, वज़ादार, हमियत वाले लोग। यानी ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। यानी जो जितना ख़ानदानी है उससे सौदेबाजी में उतनी आसानी है। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल है। हर शख्स दूसरे को चूना लगाने के दर पे। रियासती गिद्ध भी
बे शर्मों की तरह हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने छापे मारे हैं, हमने क्रैक डाउन किए हैं, हमने ये कर लिया है, वो कर लिया है, जिससे मैशत ठीक हो जाएगी, डॉलर की कीमत जो है वो कम हो जाएगी। यानी बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हम कमक्कल हैं, हमारे दिमाग काम नहीं करते, हमने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, हमें शऊर नहीं है। आप इस किस्म की जुगतबाजियाँ करेंगे, आप इस किस्म की कलाबाजियाँ खाएंगे, आप इस किस्म के सर्कस हमारे सामने पेश करेंगे और हम आपको मान जाएंगे। भाई 16 माह अभी एक हुकूमत होके गई है, आप उस हुकूमत के सरखेल थे, आप उस वक्त सो रहे थे, आपने सत्तू पिया हुआ था या आप समत बोंड का नशा कर रहे थे कि अचानक से आपको होश आया, अचानक से आप जो है वो आसमान से उतरे हैं और खजूर में अटके हैं और आपको मालूम हुआ है कि मसाइल क्या हैं, और अचानक से आपको डॉलर्स, पैसे सेफों के अंदर, दराजों के अंदर, दीवारों के पीछे आपको दिखाई देना शुरू हो गए। लोग शऊर रखते हैं, लोगों को ये तमाम ड्रामे करतब मालूम है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, आपने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा, आप अभी तक भी उसी कुंद दिमाग से काम चला रहे हैं जिससे आपने 1971 में मुल्क को तोड़ा था। अभी तक आपके पास वही अभी तक आपके पास वही कमकली वाला दिमाग है जिससे आपने कारगिल की जंग हारी थी। अभी भी आपको पे दर पे सियासी और सिफारती मुहाज़ों के ऊपर शिकस्त खा खा कर भी आपको कोई अकल नहीं आई। आप वही गलतियां करते आ रहे हैं जो पिछले 70-75 साल से आपने हर मुहाज पे की और हर मुहाज पे आपने मुंह की खाई। एक तरफ 37-38 साल मोहम्मद बिन सलमान है जो अपने मुल्क का 2030-2040 का नक्शा पेश करता है, अपना विजन पेश करता है और ऐसे ऐसे तस्वुरात पेश करता है कि अकल दंग रह जाती है। यूरोप और अमेरिका तक उसके ख्यालात के, उसके विजन के चर्चे हैं। पिछले 4 से 5 सालों में उसकी रियासत ने वो तरक्की दिखाई है कि माजी करीब में कहीं पर इसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की 33वें नंबर की मईशत से वो उठाकर अपने मुल्क को 16वें नंबर की मईशत में ले आया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान नए से नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। अमेरिका से अपने फंसे हुए पैसे भी निकलवा लिए और जनरल असम्बली में जाके कुरान की हुर्मत की बात भी कर ली, मुसलमानों की हुर्मत की बात भी कर ली। इसराइल ने भी अपने मसले हल करवा दिए, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों को मजबूर कर दिया कि वो उसको तस्लीम करें और तरक्की की नई दास्तानें रकम की हैं। और बहुत सारे मुल्कों ने भी अपने अपने मसले सीधे किए। जबकि हमारा बदबख्त नकट्टू भांड वज़ीर-ए-आज़म 10 साल बच्चे की तरह वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहा था और जो बात की वो ऐसी बात की कि उससे एक नए फितने ने जन्म लिया। वहाँ पर बैठकर भी वो कह रहा है जी कि इमरान खान के बगैर भी इंतखाबात हो सकते हैं। वहाँ पर बैठ के भी वो पाकिस्तानी सियासत की बातें कर रहा है। वहाँ पर बैठ के भी वो अपनी जुगतबाजियों से बाज नहीं आया। उसे शर्म नहीं आई कि मेरा मुल्क किस हाल में है और मैं किस किस्म की हरकतें, किस किस्म के बयान दे रहा हूँ। हर मौके के ऊपर, हर जगह के ऊपर मुल्क को हजीमत उठानी पड़ी है इस किस्म के फसली बटेरों की वजह से, इस किस्म के कमबख्तों की वजह से। ऐसे लोगों को हमारे रियासती इदारे अपना पपेट बना के पेश करते हैं तो इससे मालूम होता है कि उनके अंदर वो बुनियादी शऊर और अकल ही मौजूद नहीं है जिससे मुल्क का कोई बुनियादी इंतज़ाम चलाया जा सके। तो आप इससे खुद हिसाब लगा लें कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। मैं इस सारे किस्से को कुछ इन अल्फाज के साथ ख़त्म करूँगा कि न जाने तुम किस मट्टी के बने हो, न जाने तुम किस मट्टी के बने हो, शैतान पे भी तो कभी कभी अकल का नज़ूल होता है। तुम्हें बेहया कहें, तुम्हें बेहया कहें, तुम्हें बेहिस कहें, तुम्हें क्या कहें, दलाल का भी तो आखिर कोई असूल होता है। अब तुम्हें कोई लान तान के भी काबिल नहीं समझता, अब तुम्हें कोई लान तान के भी काबिल नहीं समझता। दुनिया वालों के पास कहाँ इतना वक्त फजूल होता है। बहुत शुक्रिया।